नमस्कार। कल हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या है। इन दोनों को मापने के लिए कुछ सूचकांक होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को मापा कैसे जाता है। अब जैसे आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास को मापक क्या है, तो मानव विकास सूचकांक है, HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। लैंगिक विकास सूचकांक है, लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक है, लैंगिक खुशहाली सूचकांक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। इसके अलावा तकनीकी उपलब्धि सूचकांक और वैश्विक खुशहाली सूचकांक है। इससे हम किसको मापते हैं, अगर ये अगर सूचकांक अगर ये ठीक है तो हम समझ जाते हैं कि आर्थिक विकास ठीक ठाक है उस देश में। अगर ये सूचकांक अगर बहुत कम है, अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते, तो हम समझ जाते हैं कि उस देश में आर्थिक विकास बहुत क्या है, कमज़ोर है। ठीक वैसे ही आर्थिक समृद्धि के भी मापक होते हैं, जैसे कि GDP हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। GNP हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। NDP हो गया, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर ये जो निवल लिखा है ना, निवल, इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध। निवल को हम शुद्ध कहते हैं, है ना, प्योर। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। PCI पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो हमें इन्हीं दो को पढ़ना है फिलहाल, आर्थिक समृद्धि के मापक और आर्थिक विकास के मापक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्थिक समृद्धि के मापक, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ वाला हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद हम आर्थिक विकास वाला पढ़ेंगे। तो आर्थिक समृद्धि के मापक यही है, GDP, NDP, GNP, NNP, PCI। तो आइए एक एक करके हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सकल घरेलू उत्पाद, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। की क्या है ये, लिखा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी उसकी बाउंड्री के अंदर, उसकी सीमा के अंदर एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। समझिए बात को। भारत है, मान लीजिए भारत की बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के अंदर एक वित्त वर्ष के अंदर, हमारे यहाँ वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होता है, हमारे यहाँ वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे यहाँ वित्त वर्ष होता है। तो भारत के अंदर मान लीजिए भारत की सीमा है, तो भारत की सीमा के अंदर जो भी इस वित्त वर्ष के अंदर अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो भी मूल्य प्राप्त होगा, जितनी भी आय होगी, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। एक निश्चित अवधि में, वही चीज़ है, एक निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादित आधिकारिक
तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य ही घरेलू उत्पाद कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। कहने का मतलब कि उसी का ये दूसरे शब्दों में ये कहा गया है। दोनों एक ही चीज़ है, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, नीचे वाला भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। यह एक आर्थिक संकेतक है जो देश के कुल उत्पादन को मापता है। क्या है? यह एक आर्थिक संकेतक है जो देश के कुल उत्पादन को मापता है। अब पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि आर्थिक समृद्धि क्या है? ये एक मात्रात्मक संकल्पना है और यह खाली उत्पादन को दर्शाता है। पढ़ा था ना आपने आर्थिक समृद्धि, तो उसी के हम मापक पढ़ रहे हैं, आर्थिक समृद्धि के ही मापक पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर ये लिखा तो है, यह एक आर्थिक संकेतक भी है जो देश के कुल उत्पादन को मापता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति और उद्योगों द्वारा किया गया उत्पादन भी इसमें शामिल होता है। मतलब देश का जो हर व्यक्ति, हर छोटा से छोटा आदमी और बड़ी से बड़ी कंपनी जो भी उत्पादन करते हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। हमारे देश में एक वित्त वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं, तो हमने पहले बता दिया आपको। यहाँ पर ये देखिए जीडीपी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जीडीपी बराबर लिखा है C+I+G, जहाँ पर C का मतलब उपभोग, कंजप्शन, I का मतलब निवेश और G का मतलब क्या है? व्यय, सरकारी व्यय, खर्च। ठीक है। राष्ट्रीय या निजी उपभोग, सकल निवेश, निर्यात आयात यानी सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल से सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। यही चीज़ है जो हम ऊपर हम बता रहे ना, ये जो फार्मूला है यही चीज़ है। राष्ट्रीय या निजी उपभोग, सकल निवेश तथा निर्यात माइनस आयात, निर्यात जितना हो रहा है, ठीक है ना, और आयात जितना हो रहा है, उन दोनों का अंतर। यहाँ पर ये देखिए निर्यात माइनस आयात लिखा है, निर्यात माइनस आयात, इन दोनों का अंतर। जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सरकारी एवं व्यापार में शेष कहते हैं, बचा हुआ। उसको अगर हम उपभोग और निवेश में जोड़ देंगे तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद का एक आकलन कर सकते हैं। अब आइए ज़रा हम वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, जीडीपी, वो भी देख लेते हैं। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा जीडीपी के 3 प्रमुख घटक हैं। नोट कर लीजिएगा, भारत में कृषि, उद्योग और सेवा जीडीपी के 3 प्रमुख घटक है। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने घटने की औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। मतलब ये जो तीनों क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, यहाँ उत्पादन कभी बढ़ता भी है कभी घटता भी है, तो उसी के औसत के आधार पर जीडीपी की दर तय की जाती है। देश की जीडीपी में सालाना 3% की बढ़ोतरी का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था 3% की दर से बढ़ रही है
समझिए बात को, देश की जीडीपी में सालाना 3% की बढ़ोतरी अगर हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था 3% की दर से बढ़ रही है। इस आंकड़े में महंगाई दर को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ये क्या है, ये यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाएगा, आपको 2 प्रश्न दे देगा कि यदि मान लीजिए आपकी जीडीपी 2% के दर से सालाना बढ़ रही है, और नीचे दे देगा कि इसका मतलब ये है कि आपकी जीडीपी 5%, आपकी अर्थव्यवस्था 5% के हिसाब से बढ़ रही है। ए ऑप्शन बी दे देगा कि इस आंकड़े में महंगाई दर को भी शामिल किया जाता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप दोनों को गलत करेंगे, है ना, क्योंकि आप जानते हैं अगर उसमें सालाना अगर वृद्धि हो रही तो आप कहेंगे कि उतना ही अर्थव्यवस्था उतनी ही फीसद से आगे बढ़ रही है, और इसमें महंगाई दर को शामिल नहीं किया जाता है ना। तो यही है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में जीडीपी की गणना हर तिमाही की जाती है, हर 3 महीने में। जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित है। ये हम बता चुके हैं आपको पहले ही, वही है। सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक फीसद बदलाव ही वृद्धि दर कहलाता है, ये भी हमने बता दिया। कहने का मतलब कि अगर आपका जो वार्षिक फीसद, मतलब कि मान लीजिए आपकी जीडीपी सालाना 10% या फीसद के हिसाब से बढ़ रही है, तो आप कहेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था 10% की दर से आगे बढ़ रही है। यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। ध्यान रखिएगा, परिणाम और परिमाण दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर लिखा है परिमाणात्मक, मतलब परिमाण। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि परिणाम और परिमाण में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परिणाम और परिमाण? तो यहाँ पर देखिए परिमाणात्मक लिखा है। यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है, इसी से ही देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है। जीडीपी बढ़ने घटने की स्थिति में शेयर बाजार पर असर पड़ता है। नकारात्मक जीडीपी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। नकारात्मक जीडीपी वास्तव में देश के आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने का संकेत है, जैसे कि अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से हो रहा है। सभी कंट्री परेशान है। लॉकडाउन जब हुआ था तो अर्थव्यवस्था लगभग सभी की चरमरा गई थी। सभी लोग चिंता में आ गए थे कि आखिर अगर यदि ऐसे ही रहा तो देश कई सालों तक पीछे चला जाएगा। लेकिन हमारे देश में अभी लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अनलॉक अभी चालू है, और कहीं कहीं पर जहाँ पर कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पर लगता है कि लॉकडाउन को बनाए रखना चाहिए, वहाँ पर ये चीज़ें जारी है। तो अभी क्या है कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ना। वित्त मंत्री जी ने अभी पैकेज का ऐलान किया है अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए। नकारात्मक जीडीपी वास्तव में देश की आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने का संकेत है। अगर आपका जीडीपी अगर बिल्कुल ठीक ठाक है ना, तो कहेंगे कि ग्रोथ हो रहा है, आर्थिक समृद्धि है। अगर जीडीपी अगर बहुत कम है तो कहेंगे कि देश की हालत
खराब हो गई है। आपने देखा होगा कि जब जीडीपी नीचे गिरता है तो विपक्ष में बैठे लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये सरकार नाकाम है, ये सरकार अर्थव्यवस्था को एकदम नीचे धकेल दिया है, अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चला गया है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, इसको पद से हटा दिया जाए। वही चीज़ है। जब ऐसे समय में जब देश में उत्पादन घटता है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। देखिए, बेरोजगारी भी अलग से चैप्टर है, हम पढ़ाएंगे बेरोजगारी, हम आपको पढ़ाएंगे बेरोजगार क्या है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, जब देश में उत्पादन घटता है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है ना। लोग घरों में बैठे जाते हैं और कोई काम धाम नहीं मिलता। 1962 में देखिए, ये इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। 1962 में भारत चीन के बीच जब युद्ध हुआ तो उस वक्त चीन की जीडीपी भारत से करीब 12% ज़्यादा थी। कब की बात है? 1962 की। भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तो उस समय चीन की जीडीपी भारत से केवल 12% ही ज़्यादा थी। आज दोनों देशों की जीडीपी में 5 गुना से ज़्यादा का अंतर देखने को मिलेगा। भारत और चाइना की जीडीपी अगर हम देखें तो भारत की जीडीपी चाइना से 5 गुना कम है, या दूसरे शब्दों में कहें तो चाइना की जीडीपी भारत से 5 गुना अधिक है। चीन ने अपनी इकोनॉमी 1980 में ओपन की थी, मतलब पढ़ाया था उन्होंने, ओपन अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो ओपन करना मतलब बाहर दुनिया के अन्य देशों के लिए भी अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना कि आप भी आइए हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, ठीक है ना। तो 1980 में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया और उसकी इकोनॉमी आज के डेट में 75 गुना बढ़ गई है, जबकि भारत ने ठीक 11 साल बाद, चीन ने जब खोला तो उसके 11 साल बाद यानी 1991 में अपनी इकोनॉमी ओपन की थी, और इन 28 सालों में भारत की इकोनॉमी 9 गुना तक ही बढ़ी है। समझ रहे हैं इस बात को? 9 गुना तक बढ़ी है। आपको मालूम है कि अभी फ़िलहाल भारत और चाइना के बीच में तनाव चल रहा है। हालांकि भारत की रणनीति के आगे चीन टिक नहीं सका और उसकी सेना पीछे हट गई है। तो देखिए, इतना कम होने के बावजूद भारत के पास दृढ़ शक्ति और साहस की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है ना। कोरोना वायरस महामारी के चलते चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 3% की गिरावट आने का अनुमान है। देखिए, 3% गिरावट आने का अनुमान है। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बोफा सिक्योरिटीज़ ने यह अनुमान लगाया है। ये देखिए करंट है। इसके बाद है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ग्लोबल मैक्रो मॉडल और विश्लेषक के मुताबिक भारत में जीडीपी 2020 के अंत तक मतलब कि जब 2020 ख़त्म होगा दिसंबर तक 2610 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2.16 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
हमारे अर्थशास्त्री मॉडल के अनुसार दीर्घावधि मतलब लंबे समय के लिए भारत की जीडीपी 2021 में 2950 USD बिलियन, मतलब कि 2950 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2022 में 3200 अमेरिकी बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। अब कई लोग कहते हैं कि सर 1 ट्रिलियन का मतलब होता क्या है। हम लोग भी पहले पढ़ाई करते थे तो ट्रिलियन का मतलब समझ में नहीं आता था, क्योंकि बहुत लंबा होता था। अब यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है ट्रिलियन, जिसको समझ में ना आए, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत मामूली चीज़ है, ये बेसिक क्लास है, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख दिया 1 ट्रिलियन बराबर ये। अब आइए निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हमारा सकल घरेलू उत्पाद समाप्त हो गया। जीडीपी किसे कहते हैं, जीडीपी के कार्य क्या हैं, जीडीपी से क्या आकलन किया जाता है, भारत की जीडीपी कैसी है, चाइना से हम लोगों ने अपनी भारत की जीडीपी का तुलनात्मक अध्ययन किया। बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना। इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। इतना आपने पढ़ लिया, आप बहुत जान लिए, इससे बाहर का आएगा भी नहीं। निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। निवल को हम शुद्ध भी कहते हैं। एनडीपी तब प्राप्त होता है जब जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। देखिए जो जीडीपी हमारा होता है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, तो जहाँ उत्पादन होता है वहाँ पर मशीनें लगाई जाती है, वर्कर काम करते हैं, कई सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ ह्रास होता है, ठीक है ना। ह्रास मतलब डिप्रिसिएशन होता है। तो यदि जो टोटल भारत में जो पूरा जो है सभी चीज़ें, एक बाउंड्री, भारत की सीमा के अंदर, एक वित्त वर्ष के अंदर जो भी आपका है क्या, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है, और उसके बाद जो भी ह्रास हुए हैं, मूल्य ह्रास मतलब कि कुछ मशीनें टूट गई, फूट गया, या फिर ख़राब हो गई और वो किसी काम लायक नहीं रही, तो वही चीज़ मूल्य ह्रास हो गया। तो उसको अगर हम जीडीपी में से घटा दें तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि यह किसी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पाद है जिसे एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसे शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जब उत्पादन किया जाता है तो मूल्य ह्रास साधन के घिसने या टूटने से होता, अभी बताया ना मैंने। तो खाली एक कंपनी में तो होता नहीं होगा, भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, कृषि का क्षेत्र है, सेवा है, तो सभी का मिला के जो मूल्य ह्रास होगा वो घटाएंगे टोटल जीडीपी में से, तब हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलेगा, यानी एनडीपी प्राप्त होगा। जब उत्पादन किया जाता है तो मूल्य ह्रास, मूल्य द्वारा साधन के खींचने या टूटने से मूल्य ह्रास होता है। सरकार का केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मूल्य ह्रास की दर को निर्धारित करता है। देखिए ये आ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सरकार, केंद्र में सरकार इस समय किसकी है, भाजपा की, ठीक है। और ये लोग इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, है ना। प्रदेशों में भी
मतलब राज्यों में, भारत के राज्यों में भी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इस समय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद चल रही है। इसके बाद है ये नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मूल्यह्रास की दर को निर्धारित करता है। जाहिर है इसका प्रयोग मूल्यह्रास के मूल्य का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। किसका? एनडीपी का। किसका? एनडीपी का, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ठीक है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, एनडीपी का प्रयोग विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, चाइना की अर्थव्यवस्था कितनी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितनी है, इन तीनों का अगर हम तुलना करेंगे तो एनडीपी से नहीं करेंगे, जीडीपी से करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद से करेंगे, है ना। ये दर्शाता है कि वहाँ पर उत्पादन कितना हुआ सीमा के अंदर। और एनडीपी क्या है? मूल्यह्रास और अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब विदेश से होने वाली शुद्ध आय को जीडीपी में जोड़ दिया जाए, आय होती है ना, जब विदेश से होने वाली शुद्ध आय को जीडीपी में जोड़ दिया जाता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी प्राप्त होता है। इनमें देश की सीमा के बाहर से होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा भारत है और ये है अमेरिका। भारत, ये भारत है, ये अमेरिका है। तो यहाँ से लोग यहाँ काम करने के लिए गए, भारत से अमेरिका में। अब ये लोग यहाँ काम करते और यहाँ से पैसा भी भेजते हैं भारत को, मतलब अपने लोगों को, निजी, ठीक है ना, लोगों को पैसा भेजते हैं। तो ये भी तो हमारे आय में ही जुड़ेगा, ठीक है ना, ये भी हमारे आय में जुड़ेगा। तो जो जीडीपी है वो, और यहाँ पर ये लोग जो कर रहे हैं उत्पादन, अगर इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। वही चीज़ कह रहा था इसमें। लिखा है कि जब विदेश से होने वाली शुद्ध आय को जीडीपी में जोड़ दिया जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इसमें देश की सीमा के बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। अब आइए समझ लेते कि विदेश से कौन कौन सी आय हो सकती है। हमने बताया था कि हम एकदम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे, छोटा से छोटा चीज़ हम कवर करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग बेसिक में ही फंसते हैं। हाई लेवल का हर कोई कर लेता है लेकिन उसका बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होता। जो सबसे बेसिक होता है वही मजबूत नहीं होता। वो खाली सोचता है कि हम ऊपर का पढ़ के जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई अगर इंटरव्यू अगर लिया जाता है तो उसमें सबसे पहले छोटा प्रश्न ही पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा लोग छोटे प्रश्न में ही फंस जाते हैं बड़े के चक्कर में। तो आप एकदम बेसिक बना के रखिए। तो विदेश से होने वाली आय कौन कौन सी है? पहला है निजी प्रेषण। जब हमारे नागरिक दुनिया के अन्य देशों में काम करते हैं और इसी प्रकार दुनिया के अन्य देशों के लोग भारत में काम करते हैं, तो इन लोगों के निजी लेन देन से जो आय प्राप्त होती है उसे निजी प्रेषण से होने वाली आय कहते हैं।
मतलब प्राइवेट रेमिटेंस, ठीक है। उसके बाद है विदेशी ऋण पर ब्याज, ये भी एक आय है, विदेश से होने वाली आय। इंटरेस्ट ऑन द एक्सटर्नल लोन्स, कैसे विदेशों को दिए गए ऋण पर प्राप्त किया गया ब्याज। मान लीजिए भारत ने किसी विदेश को ऋण दिया, किसी देश को, तो वो देश भारत को क्या करेगा, ब्याज देगा ना। और भारत ने क्या किया है कि खुद भी किसी अन्य देश से ऋण लिया है, तो भारत भी क्या करेगा, उसको ब्याज देगा। मतलब भारत एक देश से ब्याज लेगा और एक देश को ब्याज देगा, तो इन दोनों के ब्याज में जो अंतर आएगा, है ना, उसी को हम विदेशी ऋण पर ब्याज से होने वाली आय कहते हैं। समझिए बात को। भारत ने, मान लीजिए भारत ने एक कंट्री को उधार पर पैसा दिया, तो ए भारत को ब्याज देगा। फिर भारत ने क्या किया कि सी से उधार ले लिया, ठीक है, तो भारत सी को ब्याज देगा। तो उधर ए से तो ब्याज आ रहा है, लेकिन सी कंट्री को ब्याज जा रहा है, तो ए माइनस सी करेंगे तो विदेशी ऋण पर होने वाली ब्याज से आय प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रही बात। देखिए यहाँ पर लिखा है, विदेशों को दिए गए ऋण पर प्राप्त किया गया ब्याज माइनस विदेशों से लिए गए ऋण पर चुकाया गया ब्याज बराबर विदेशी ऋण पर ब्याज से होने वाली आय। यहाँ पर लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा, विदेशी ऋण पर ब्याज से होने वाली आय कहलाती है। अब देखिए विदेशी अनुदान, एक्सटर्नल ग्रांट्स। भारत द्वारा विदेशों से प्राप्त किए गए अनुदान और भारत द्वारा दूसरे देशों को दिए गए अनुदान का जो शेष बचता है, उसे विदेशी अनुदान से होने वाली आय में शामिल किया जाता है। वही चीज़ है, भारत किसी को अनुदान देगा और भारत को कोई और कंट्री अनुदान देगा, दोनों में अगर अंतर हम निकालेंगे तो वही चीज़ है कि जो बचेगा वो अनुदान से होने वाली आय हो जाएगी, विदेशी अनुदान से। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF देशों की रैंकिंग तय करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। IMF GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है, नहीं, GNP के आधार पर तय करता है IMF देशों की रैंकिंग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उनकी क्रय शक्ति तुलना के आधार पर रैंक भी प्रदान करता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको भी हम पढ़ाएंगे, घबराइएगा मत। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, WPI क्या है, PPP क्या है, CPI क्या है, ये सब हम पढ़ाएंगे आगे। बिल्कुल मत घबराइएगा, जैसे चल रहा है एकदम क्रम से चलते रहिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए यहाँ पर ये कि GNP है ना, GNP में से अगर आप डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो आपको NNP प्राप्त हो जाएगा। GNP मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, ये भी अब क्लियर हो गया। अब देखिए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ना।
उस देश की अगर किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था को देखना है तो आप देखिए कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है। इससे उनके जीवन स्तर का भी पता चलेगा आपको। अगर प्रति व्यक्ति आय अगर ठीक ठाक है तो फिर ठीक है, अगर कम है तो आप समझ जाएंगे कि ये इनकी देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उतना बेहतर नहीं है जितना कि मानक के हिसाब से होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को, ये देखो क्या लिखा है, कुल राष्ट्रीय आय को जब उस देश की उस वर्ष के मध्यावधि तिथि की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यह हमें उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय की मौद्रिक जानकारी देता है। यह आम तौर पर सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और व्यवसाय में प्रति व्यक्ति औसत रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 2, और कल हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास के मापक। पहले हम वही पढ़ाने वाले थे, लेकिन जीडीपी, जीएनपी हमने सोचा पहले पढ़ा दें, और कल हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास के मापक और कुछ सूचकांक है ना। वो तो सूचकांक है ही, आर्थिक विकास के मापक के सूचकांक। इसके अलावा और भी कई सूचकांक हैं, इनको आप नोट बना के रखिएगा और यहीं से प्रश्न आते हैं, है ना। आपका बिल्कुल कोर्स फ्री में कंप्लीट होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और आसपास लोगों को शेयर करें, है ना, ताकि वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आके अपना काम कर सकें। ठीक है, नमस्कार।